मंचासीन परम आदरणीय राजेंद्र हरदनिया जी, आदरणीय राजेंद्र सहारिया जी, 10 की दमकी पूरी टीम, सम्मानीय सदा भार्गव जी, श्रद्धा द्विवेदी, शरद तिवारी जी, कृष्णकांत जी, गणेश जी, कुंज हरी जी, हमारे साथ आए विजय, वृंदावन निहाल, यहाँ हमारे सामने गोपाल लाठी जी भी हमको नज़र आ रहे हैं। गोपाल लाठी जी से लगभग 30 साल पुराना हमारा संपर्क और संबंध है। इस पूरे आयोजन में सब एक कमी लग रही है कि वो तुलाराम की बेमन आज हमारी रही है। लगभग 1990 में जब उन्होंने कानपुर का पेपर निकाला था, तब से हमारी घनिष्ठ मित्रता उनके साथ एक बात में 1992 में जब हमने भी अपना अखबार निकाला तो ये मित्रता और गाड़ी होती है। पिछले आयोजन में जब हम आए थे तो बड़ा गले लगा कर उन्होंने हमारा स्वागत किया था। उनकी आज यहाँ उपस्थिति निश्चित रूप से बहुत कष्टदायक है। मैं उनको अपने जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रीमती सुधा भार्गव जी की एक बहुत अच्छी काव्य कृति का आज विमोचन इस मंच से हुआ है। हिंदी दिवस पर हिंदी कविताओं का विमोचन और तो संयोग भी इसको माना जा सकता है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके पहले भी उनकी 3-4 पुस्तकें आ चुकी हैं। सम्मानीय श्रद्धा द्विवेदी की किताब का भी अभी 2-3 दिन पहले विमोचन हुआ है, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिवस और औपचारिकता में कार्यक्रम का निर्वहन पिछले 68 साल से सिर्फ ऐसे ही पूरा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हमारे बिटिया, हमारी बहन छोटी स्वर्णलता यहाँ बैठी हुई है, ये जब कॉलेज में पढ़ती थी तब हमारे पास आती थी, वो भैया भी कविता लिखी है, इसको देखें। और लगातार बहुत प्यारी कविता उस समय लिखती थी और बहुत स्टूडेंट थी। अब तो यहाँ पता लगा है पार्षद भी बन गई, काफ़ी सक्रिय भी है, तो उसको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस सिर्फ औपचारिकताओं में सिमट के ना रह जाए, इस बात का हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। 68 साल से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1953 में नेहरू जी ने उसको डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी की जन्म के अवसर पर इसको स्थापित किया था। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल दिमाग में हमको शायद अलग करना पड़ेगा कि हम अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो हमारे जीवन से खत्म होने वाली नहीं है। वो एक समय था जब हम लोगों ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में इसको शामिल किया और उस समय अंग्रेजी को भी शामिल कर दिया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज हिंदी पूरे देश में होती, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हिंदी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आज विश्व के 138 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, जिसमें जापान, रूस जैसे विश्वविद्यालय, फ्रांस जैसे, चीन में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। बहुत गर्व की बात है। इस बात को हम बहुत गौरवान्वित हो सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा विश्व की वो समृद्ध भाषा है, वो संपर्क भाषा है जिससे हम विदेश में जाके भी एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, ये व्यथा करने वाली बात हमारे दिमाग में रहती है। और हिंदी का साहित्य भी बहुत लिखा जाता है। आप कल्पना करें कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने PhD की अंग्रेजी से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और वो हिंदी के कवि बने, उन्हें मधुबाला लिखी, मधुशाला लिखी, नेहरू जी का पूरा हिंदी का पूरा काम उन्होंने संभाला। अब ऐसे बहुत सारा साहित्य जो भारत की स्वतंत्रता के पहले लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी के गबन पढ़ लो, आप कितनी सारे उपन्यास, गोदान पढ़ लो, ये सब उस समय लिखे गए जब अंग्रेज अपनी अंग्रेजियत को थोपना चाह रहे थे। और हमारी मुश्किल ये थी कि हम 200 साल मुगल के अधीन रहे। मुगल अपने, उनकी मूल भाषा टर्की होती थी। फिर मुगल जब आए तो उन्होंने फारसी और अरबी, इन 2 भाषाओं में भारत में शासन किया। फारसी को उन्होंने प्रशासनिक भाषा बनाई, वो आज भी चल रही। मुचलका, ये बहुत सारे शब्द, इस्तिगासा, ये सब मुगलकालीन शासन से चले आ रहे हैं, जिनको आज भी हम अपने राजस्व विभाग से अलग नहीं कर पाए। वो आज भी चले आ रहे हैं। वो उनकी संपर्क भाषा अरबी थी, मगर प्रशासनिक भाषा फारसी थी, जो आज भी हम उसको झेल रहे हैं। और इसके बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी, तो भी उस समय अंग्रेजी बोलना स्वाभाविक रूप से बहुत फैशन जैसा लगता था। बहुत ऐसा लगता था कि यदि अंग्रेजी बोलेंगे तो कोई अंग्रेजी अधिकारी हमको कम से कम दूर टिप्पणी पे तो बैठा लेगा और हमको सम्मान देगा। पर देश की स्वतंत्रता में जो हिंदी ने किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी तो इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित थे कि हिंदी ही
एकमात्र भाषा है जिसको हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। उन्होंने हमने अभी कहीं पढ़ा था 1918 में इंदौर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। कांग्रेस में भी इस बात के प्रस्ताव पारित हुए 1925 से लेकर सुभाष चंद्र को बहुत सारा मदन मोहन मालवीय जी उसमें, दयानंद सरस्वती जी, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के नाम लेते जाएँ, तिलक जी का नाम हम ले लें, ये सब हिंदी को माध्यम बना के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और उनको ज़्यादा आसान पड़ रहा था क्योंकि अंग्रेज हिंदी जानते नहीं थे और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिंदी को जानते थे, तो वो जो लिखते थे अंग्रेज पढ़ नहीं पाते थे। और वो एक पर्चा जो 1918 में कहीं किसी बनारस मुख्य केंद्र हुआ करता था वहाँ से निकला और पूरे देश में छा गया, वो एक हम गढ़वारा का भी इतिहास लिख रहे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, उसमें एक बहुत अच्छी बात हमारी जानकारी में आई थी कि हमारे यहाँ एक अमृतलाल चंचल जी की कपड़े की दुकान है, बहुत पहले से स्थापित थी। तो बनारस से एक कोई लेटर चलता था, पत्र चलता था, सूचना चलती थी, तो वो उनके यहाँ जो साड़ी की दुकान थी तो साड़ी की जो गठान आया करती थी बनारस से, उस पूरे गठान के किसी एक साड़ी के किसी एक तह में वो संदेश लिखा होता था। और जब वो 8-15 दिन में एक मात्र ट्रेन चलती थी, 8-15 दिन में जब वो बाड़वाड़ा पहुँचे, अमृतलाल जी चंचल जी के यहाँ पूरा खोला जाता, उसको देखा जाता और उसको ढूंढा जाता, फिर उसकी लिखित कापियाँ बनाई जाती और दूर दराज के एरियो में नाने पड़ोसी जहाँ हम लोग पहुँच नहीं थे तो वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। और इस तरह का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन हमारे सेनानियों ने लड़ा, चाहे असहयोग आंदोलन 1942 का हो, उसके पहले 1924 का झंडा आंदोलन हो, ऐसे तमाम आंदोलन उस सूचना के आधार पर जो बनारस से चल के आते थे, हिंदी में लिखकर चले जाते थे, उनके माध्यम से पूरा स्वतंत्रता का पूरा आंदोलन लड़ा गया। और पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी बड़े नाम थे, वल्लभ भाई पटेल को ले लें आप, सुभाष चंद्र बोस को, सब ये बात जानते थे कि एकमात्र भाषा है हिंदी जिसको हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। और ये हमारी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो विविधता है भारत में, उसमें एकमात्र ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा के रूप में उपयोग की जा सकती है। पर ऐसा हो नहीं पाया, किन्हीं कारणों से राजनीतिकों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, हम उन पर कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं होती, पर चिंतन अवश्य करते हैं कि कहाँ क्या उनकी मजबूरी रही होगी, इसके कारण हम उसको राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। हमने उससे राजभाषा के साथ साथ एक अंग्रेजी को भी जोड़ दिया और ये इस फायदे के साथ जोड़ा कि वो 15 वर्षों के बाद हम इसको अंग्रेजी को अलग कर देंगे और हिंदी हमारे साथ जुड़ी रहेगी। और वो 15 वर्ष 1965 में आए तो उन्होंने उसको और आगे बढ़ा दिया कि अब ये कभी देखा जाएगा कि हम अंग्रेजी को हम अपनी राजभाषा के साथ अलग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक अंग्रेजी अलग नहीं होगी तब तक हिंदी राजभाषा नहीं बन सकती। ये एक मूल पूरा उसका सार है जिसकी वजह से आज तक हम राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। परंतु इसके बावजूद भी हिंदी इतना लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य इतना लिखा जा रहा है, अब अकल्पनीय, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कहीं पढ़ रहे थे कि प्रतिदिन कम से कम 50,000 से 60,000 रचनाएँ, कविताएँ लिखी जाती हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से सब लोगों में प्रसारित होती हैं। गद्य लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, प्रतिदिन दर्जनों किताबें। हमारे गाड़ावाड़ा में तो एक साल में 20 से 25 किताबों का विमोचन हो गया। तो लोग पढ़ रहे हैं इसलिए साहित्य लिखा जा रहा है। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट कहलाए क्योंकि उनके साहित्य को हम सब लोगों ने पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं। देवकीनंदन खत्री के जी ने तिलस्म के ऊपर जब चंद्रकांता और भूतनाथ जैसे तिलस्म के साहित्य लिखा तो उसको पढ़ने के लिए विदेश के लोगों ने हिंदी सीखी, वो पूरे विश्व में चर्चित था। देवकीनंदन खत्री का उपेन्द्रनाथ का आप नाम ले लें, गर्मराग, उनको पढ़ने के लिए आज भी लोग ललाए जाते। वो किताब नहीं मिला। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने 1949 में लिखा था। इतने वर्षों के बाद भी गुनाहों का देवता आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नहीं लगेगी आपको। तो ये एक पूरा साहित्य का भंडार है और उस साहित्य के साथ यदि हम जुड़ते जाएंगे तो हमको हिंदी राष्ट्रभाषा ना हो पर हम हिंदी के साथ जुड़े हैं, ये हमको महसूस होता है। और आज के दौर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सने सने हमारी पीढ़ी हिंदी से दूर हो रही है। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बच्चे, कॉन्वेंट जाते हैं, पढ़ते हैं, बढ़िया ब्रिलियंट निकल रहे हैं, 100% पे कर उनकी वो कॉलेजों की सूची खत्म होती, 100% पे खत्म होती, इतने प्रतिभावान बच्चे निकल रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी पर हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, दुख की बात का है। और जब भी हम अपनी मातृभाषा को अपने से दूर करते हैं
तो हम सिर्फ भाषा को दूर नहीं करते, हम अपने संस्कारों को भी दूर करते हैं, अपनी संस्कृति को भी दूर करते हैं, अपनी परंपराओं को। पर जब संस्कार मरते हैं ना, तो एक पूरी की पूरी कौम मरती है। और ये कौम इस अंग्रेजी के माध्यम से और हिंदी की दूरी की वजह से मिटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आप देखें, आप मोहल्ले में सुबह शाम घूमने निकलते होंगे, आप देखें अब तो वैसे भी एक या दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे होंगे या एक बिटिया होगी, एक बेटा होगा, बेटा बंगलौर चला गया, बुजुर्ग माँ बाप। आप शाम के समय निकल के देखें, आपने देखा भी होगा, अब उसको और सूच